हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 11 मौलिक कर्तव्यों मतलब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानेंगे और साथ ही इन्हें याद रखने की ट्रिक को भी देखेंगे। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को पूर्व रूस के संविधान से प्रभावित होकर सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो कि 1976 में बनी थी 1976 की, के रिकमेंडेशंस के आधार पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट 4A को जोड़ा गया, जिसमें केवल एक ही अनुच्छेद मतलब एक ही आर्टिकल था 51A, और इसी 51A आर्टिकल में पहली बार भारतीय नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों मतलब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 मतलब 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में आर्टिकल 51A के तौर पर जोड़ा गया और अब 11 मूल कर्तव्य मतलब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। इस तरह जो मूल कर्तव्य हैं उनको जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ लिया गया तो इसके बाद हमारा जो संविधान है वो यूएन के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 29(1) के अनुरूप हो गया है। तब के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने को सही ठहराते हुए तर्क दिया था कि इससे डेमोक्रेसी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों को कोमल करना नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हुए लोगों को अपने अधिकारों के समान कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंटेंडेड टू सर्व एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर टू एवरी इंडियन सिटीजन that while the constitution specifically conferred on them certain fundamental rights, it also requires citizens to observe certain basic norms of democratic conduct and democratic behavior because rights and duties are correlative। तो मूल अधिकार और कर्तव्य जो है मतलब फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपस में कोरिलेटिव है, लेकिन ध्यान रहे कि जो अपना मूल संविधान था मतलब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें मूल अधिकार थे, नीति निर्देशक तत्व थे, पर कहीं मूल कर्तव्य नहीं थे। मतलब फंडामेंटल राइट्स तो थे उस वक्त, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी थे, पर फंडामेंटल ड्यूटीज को उस वक्त संविधान में नहीं रखा गया था। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में जानते हैं। तब की इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार ने 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया था। ये इमरजेंसी के दौरान इसका गठन हुआ था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक नेशनल इमरजेंसी तो थी। उसी दौरान मूल कर्तव्यों की आवश्यकता के संबंध में रिकमेंडेशंस देने के लिए तत्कालीन इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रेकमेंड किया कि संविधान में मूल कर्तव्यों मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज का एक अलग चैप्टर होना चाहिए और यह भी बताया कि सिटीजन्स को मौलिक अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया और एक नया भाग 4A को जोड़कर उसके तहत अनुच्छेद 51A को पहली बार जोड़कर उसमें 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख कर दिया गया और बाद में एक मूल कर्तव्य और भी जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, और इस तरह 11 मूल कर्तव्य। तो समिति द्वारा दी गई कुछ सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और इन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया। तो इनको याद रखने के लिए जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। FISDH, हस्पे और एजुकेशन। तो FISDH को देखते हैं। F से फ्लैग, तो हमारी जो फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है वो है कि हम नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करें और कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करें। सेकंड I फॉर आइडियल्स। तो आइडियल्स कैसे आदर्श हम लोग देखें, हम लोग नेशनल स्ट्रगल जो फ्रीडम के लिए हुआ था उसको इंस्पायर करने वाले जो नोबल आइडियल्स हैं उनको चेरिश करें, उनको दिल में सजो कर रखें और उनका पालन करें। नेक्स्ट है S से सोवरेंटी को हम लोग अपहोल्ड करें और प्रोटेक्ट करें, भारत की संप्रभुता की रक्षा करें। नेक्स्ट है D फॉर टू डिफेंड द कंट्री, मतलब देश की रक्षा करें और जब भी कहा जाए तो नेशनल सर्विस के लिए जाएं। नंबर E मतलब नंबर 5 टू प्रमोट हार्मोनी, तो इसीलिए H फॉर हार्मोनी लिखा है मैंने। हार्मोनी और ब्रदरहुड को एक दूसरे के बीच रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और
रीजनल डाइवर्सिटीज को छोड़कर हमें हार्मोनी और ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करना चाहिए और ऐसी सारी प्रथाओं को त्याग देना चाहिए, ऐसे सारे प्रैक्टिसेस को त्याग देना चाहिए जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध, मतलब विमेन के डिग्निटी के विरुद्ध। फिर है एच फॉर हेरिटेज। तो हमें अपने कंपोजिट कल्चर के रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उसको वैल्यू देना चाहिए। नेक्स्ट है ई फॉर एनवायरनमेंट। तो हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट जिसमें फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ सब कुछ आता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो प्राकृतिक पर्यावरण जो है जिसके अंदर वन, झील, नदी, वन्य जीव है, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। नेक्स्ट है एस फॉर साइंटिफिक टेम्पर। मतलब साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए ताकि जो भी हम लोग नॉलेज गेन करते हैं उसमें इंक्वायरी और रिफॉर्म्स दोनों की भावना हो। नेक्स्ट है पी फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। तो हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना चाहिए और हमें हिंसा से दूर रहना है। नेक्स्ट है आपका एक्सेलेंस, ई फॉर एक्सेलेंस। तो जो भी पर्सनल मतलब इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटीज हमारी ऐसी होनी चाहिए ताकि जो है हमारा उत्कर्ष हो, मतलब एक्सेलेंस हो और नेशन भी निरंतर आगे बढ़ते रहे और नई ऊंचाइयों को छू। और सबसे लास्ट है जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था कि जो भी पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं वो अपने 6 से 14 साल के बीच के बच्चों को एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो लास्ट वाला फंडामेंटल ड्यूटी है वो आर्टिकल 21A के तहत, उसके लिए संसद में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जिसे RTE एक्ट या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 मतलब शिक्षा का अधिकार 2009 भी कहा गया। इसमें लिखा है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। तो स्टेट अब फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा सारे बच्चों को जो 6 से 14 साल के बीच वाले, और इसलिए राइट टू एजुकेशन जो है अब हमारा फंडामेंटल राइट बन गया है। मतलब ये जो शिक्षा का अधिकार है ये हमारा मूल अधिकार बन गया है आर्टिकल 21A के तहत। ये कब इनैक्ट किया गया था, मतलब ये पारित कब हुआ था? तो ये 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था और ये इफेक्टिव कब से हुआ है, लागू कब से हुआ है? 1 अप्रैल 2010 से हुआ है। तो हिंदी में भी मैंने एक ट्रिक दी हुई है, आप इसको चाहें तो देख लें। झंडा आसर भाई संपवी साहू शिक्षा। झंडा, झंडा मतलब हमें झंडे का आदर करना चाहिए, ये जो हमारा पहला फंडामेंटल ड्यूटी है, पहला मूल कर्तव्य। आदर्श, तो हमें स्वतंत्रता के लिए जो भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श थे उनको दिल में सजो कर रखना है, उनका पालन करना है। नेक्स्ट है स से संप्रभुता। तो हमें संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। र से रक्षा, हमें भारत देश की रक्षा करनी है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करनी है। नेक्स्ट है भाई, भाई से भाईचारा। तो हमें भाईचारा बनाकर रखना चाहिए और ऐसी सारी प्रथाओं को त्याग देना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। सर से संस्कृति। तो हमारा जो कॉम्पोजिट संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है और उसे प्रिजर्व करना है। प से पर्यावरण, हमें प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है उनकी रक्षा करनी है और उनको प्रिजर्व करके रखना है और उनके प्रति दया भाव भी रखना है। विषय विज्ञान, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखना है ताकि हम इंक्वायरी भी करें और रिफॉर्म भी करें और मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति। तो हमें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। नेक्स्ट है ऊ से उत्कर्ष। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और सबसे लास्ट वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है और इसके लिए अनुच्छेद 21 का भी संविधान में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया है। तो मूल कर्तव्यों की विशेषताओं को देखते हैं। मूल कर्तव्य में कुछ मोरल ड्यूटीज हैं और कुछ सिविक ड्यूटीज। मोरल ड्यूटीज मतलब नैतिक कर्तव्य और कुछ सिविक ड्यूटीज मतलब नागरिक कर्तव्य। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान, ये एक नैतिक दायित्व है, मतलब नैतिक कर्तव्य है। और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का जो आदर करना है वो नागरिक कर्तव्य है।
कुछ मूल अधिकार जैसे कि आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 ये फॉरेनर्स के लिए भी, लेकिन मूल कर्तव्य केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए। फिर जैसे नीति निर्देशक तत्व जो है, मतलब डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब आप न्यायालय में नहीं जा सकते इसके क्रियान्वयन के लिए। वैसे ही मूल कर्तव्य जो है उसके लिए भी आप सीधे न्यायालय में उसको जाकर इन्फोर्स नहीं करा सकते। अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर संविधान द्वारा इसका क्रियान्वयन कर सकते हैं। एक वर्मा कमेटी थी 1999 की, उन्होंने कुछ मौलिक कर्तव्य को पहचान करके उनके इन्फोर्समेंट के लिए जो भी लीगल प्रोविजंस हमारे कानून में हैं दिए हुए प्रावधान, उनको लागू करने की व्यवस्था की और हमें बताया। वो क्या क्या है? नंबर 1, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 1971 का है। इसमें लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेशनल ड्रेस, फ्लैग और नेशनल एंथम के डिसरिस्पेक्ट को प्रिवेंट करना है, मतलब कोई भी संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का अनादर नहीं कर सकेगा। और इसके बाद ही फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 भी आया, जिसमें नेशनल फ्लैग के ओनर और डिग्निटी की रेस्पेक्ट करने के लिए ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 भी आया। इसके बाद हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल लॉज हैं जिसके तहत पनिशमेंट देने की व्यवस्था है कि अगर किसी ने एनिमिटी फैलाई है रिलीजन, लैंग्वेज, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के आधार पर, तो उन्हें पनिशमेंट देने की व्यवस्था है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 का है। इसमें कास्ट और रिलीजन से संबंधित अगर किसी ने ऑफेंसेस किए हैं, ऐसा कोई अपराध किया, तो उसमें पनिशमेंट देने की व्यवस्था है। जो इंडियन पिनल कोड है आपका आईपीसी, जिसे भारतीय दंड संहिता भी कहते हैं, उसमें डिक्लेयर किया गया है सारे इम्प्यूटेशंस और असर्शंस जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए क्षति पहुंचा सकते हैं, वो पनिशेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत किसी भी ऐसे एसोसिएशन को अनलॉफुल ठहराया जा सकता है जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सांप्रदायिक संगठन। इसके बाद है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसमें लिखा है कोई भी एमपी, एमएलए, एमएलसी अगर करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करते पाए जाते हैं, मतलब वोट वो मांगते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन या एनिमिटी प्रमोट करके रिलीजन, कास्ट, रेस, लैंग्वेज के आधार पर वोट मांगने जाते हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखा है। फिर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। वो लिखता है कि हमें जानवरों के व्यापार पर प्रतिबंध है। कैसे जानवर? रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज वाले जानवर के व्यापार पर प्रतिबंध। फिर है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, जो वन संरक्षण अधिनियम है 1980 का। वो इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट लैंड डाइवर्सन को रोकता है। इसके अलावा कुछ और भी प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए लॉ बनाए गए, जैसे प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। इसमें लिखा है who commits mischief by doing any act in respect of any public property with a jail term of up to 5 years and a fine or both। ऐसे कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाते हैं, उन्हें 5 साल की सजा का प्रावधान है। बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने अपना सेपरेट लेजिस्लेशन इस बारे में लॉ बना रखा है, ताकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड भी कर सकें और पब्लिक प्रॉपर्टी को होने वाली क्षति का भुगतान उस बंदे से करें जिसने इसकी क्षति की हो। तो इसके लिए उन्होंने डैमेजेस रिकवरी लॉज भी बनाए हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू। जय हिंद।